नमस्कार। यूपी की यात्रा पहुंच चुकी है बुद्ध की नगरी। कहते हैं गौतम बुद्ध अपने आखिरी वक्त में कुशीनगर में ही थे। वैसे तो नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया और उसके बाद वो कुशीनगर आ गए। यहीं पर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यहीं उनकी अंतिम संस्कार हुआ और यहीं पर मंदिर के पीछे, बौद्ध मंदिर के पीछे उनकी अस्थियां एक स्तूप में रखी गई हैं। यही वजह है कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और यहाँ हर उस देश ने अपना एक बौद्ध मंदिर बनाया है जिस देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो यूपी यात्रा में कुशीनगर से शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध से ही। Kapato apamo tati suna katang sumang kalang supapatang titang sukano sumohoto jasuyetang brahmacari supathakinang yakamang vajakamang pathakinang mano Bang panete te pathakina निकातवान कुशीनगर भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली। इस समय पर पहुंचेंगे तो न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु यहाँ दिखाई दे जाएंगे। महापरिनिर्वाण स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल झुककर भगवान बुद्ध को याद करते हैं और उनके पंचशील के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। कुशीनगर जो है भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बोधगया में भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश दिए और कुशीनगर जो है भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। यह जगह बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ दुनिया के लोग जो है बौद्ध लोग दर्शन करने आते हैं। थाईलैंड, बर्मा, चीन, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया से तमाम देश से यहाँ भगवान का जो है दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ का जो है विकास हो रहा है। ये वही स्थली है जहाँ भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये जगह बेहद पूजनीय है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। बौद्धों की दृष्टि से कुशीनगर बहुत 4 महातीर्थों में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग बौद्ध अनुयायी हैं। जैसे आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, अर्थात अपने शरीर का परित्याग किया है और इसी धरती पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। यही वो रामाभार स्तूप है जिसे भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार का स्तूप कहा जाता है। 1910 में इसी स्तूप का उत्खनन हुआ था और 1956 में इसे पूरी तरह से निकाल लिया गया। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में जब उनका दाह संस्कार किया जाता है रामाभार स्थल पर, जिसका नाम प्राचीन नाम है मुकुटबंधन चैत्य, दाह संस्कार के बाद में जो अस्थि विभाजित होती है और एक बार कुशीनगर के जो मल्लों को मिलता है उस स्तूप में मल्लों ने रख करके उस स्तूप का निर्माण कराया था। कुशीनगर में हर तरफ भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलेंगी। थाईलैंड, म्यांमार, जापान, चीन, वियतनाम, कोरिया, भूटान तक के यहाँ बौद्ध मंदिर हैं। ये झंडे उसी के प्रतीक हैं। महापरिनिर्वाण स्थल के पास भगवान बुद्ध का एक प्राचीन मंदिर भी है जिसमें भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। इस प्रतिमा पर लोग वस्त्र चढ़ाते हैं और बैठकर भगवान बुद्ध को निहारते रहते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करते हैं। इसी तरह का नजारा 500 मीटर दूर बुद्ध के इस प्राचीन मंदिर में भी दिखाई देता है। यहाँ दीवार पर सोने के समान चमकती बुद्ध की प्रतिमा है जिसके दर्शन के लिए बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ टूरिस्ट भी आते हैं। इस मूर्ति की 3 विशेषता हैं।
चेहरे को सामने से आप देखेंगे तो मुस्कुराते हुए दिखाई देती है, और इसी चेहरे को बीच से देखेंगे तो गंभीर मुद्रा में दिखाई देती है, और इसी चेहरे को पैर की तरफ देखेंगे शांत चित्त मुद्रा में, अर्थात संसार में अब नहीं रहे हैं। ये मूर्ति यहाँ है जो महापरिनिर्वाण शैया में प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक नगरी के दर्शन को सारी दुनिया तक पहुंचाने और यहां टूरिज्म को और बढ़ाने के लिए लगातार सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। सबसे पहले यूपी में मैत्रेयी परियोजना यहां लाई गई, जिसके तहत गौतम बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी, जो करीब 200 फीट ऊंची होगी। करीब 250 एकड़ में बनाई जाने वाली इस मैत्रेय परियोजना में धर्मार्थ चिकित्सालय, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक बनाए जाएंगे, जिसमें विदेशी छात्रों को पढ़ाने की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा विशाल ध्यान केंद्र, बौद्ध विहार और अतिथि गृह तक बनाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट कुशीनगर तक पहुंचे, इसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ा काम किया, क्योंकि कुशीनगर में मैत्री प्रोजेक्ट जो है बहुत दिनों से आया हुआ है, लेकिन इसका प्रस्ताव नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो है यहाँ मैत्री प्रोजेक्ट का शिलान्यास करके बहुत ही बड़ा जो है बुद्धिस्ट लोगों के लिए जो है बहुत ही बड़ा काम किया है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बनाया जा रहा है, जो तमाम जो है बुद्धिस्ट राष्ट्र के जो है यहाँ फ्लाइट जो है आएंगी। इससे जो है उनको सुविधा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है टूरिज्म का जो है विकास होगा। टूरिज्म जो है विकास होगा तो अपना जो है प्रदेश का विकास होगा, कुशीनगर का विकास होगा। तो इस पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है बहुत ही बड़ा जो है योगदान है कुशीनगर में विकास करने का जो है, इसलिए उनको कोट धन्यवाद देते हैं। भगवान बुद्ध ने लुम्बिनी में जन्म लिया, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और सारनाथ में उपदेश दिया, और प्राण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की धरा पर त्यागे। बौद्ध दर्शन के ऐतिहासिक स्थली में बेहद अहम स्थान रखता है कुशीनगर, इसलिए इसे संवारने और बुद्ध की धरोहर को सहेज कर रखने की कोशिशें पूरे जोर के साथ की जा रही हैं। तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो कुशीनगर की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। वैसे तो कुशीनगर में 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती बाड़ी होती है, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। उन्हीं में से एक है रामधार जी, जिनके पास जमीन तो लगभग 1 से 1.5 बीघा है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो 1 साल में 5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। और वो राय देते हैं उन सभी लोगों को जिनके पास या तो जमीन नहीं है या कम है, या फिर वो दिल्ली, मुंबई और विदेश चले जाते हैं, कि वो अगर ये काम करें तो 50,000 रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। आइए चलकर देखते हैं ऐसा क्या कर रहे हैं रामाधार जी। सिर्फ 1.5 बीघा जमीन और पूरे परिवार की जिम्मेदारी। तंगी की हालत की वजह से रामाधार को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। ऐसे में खेती किसानी से कैसे गुजारा चलता? खेती में धान, गेहूं, दलहन की फसल बोते थे, फिर भी आर्थिक हालत नहीं सुधर पाए। खेती से तो खाने पीने के लिए कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाता है सर। गुजारे में दिक्कत होती रही? हाँ, गुजारे में काफी दिक्कत होती है सर। बच्चों को इस समय इतनी महंगी पढ़ाई लिखाई है कि जो पूरी नहीं हो सकती, तो इसलिए रोजगार तो तलाशना पड़ेगा। तंग हाली में गुजरती जिंदगी में रामाधार ने फैसला लिया और मधुमक्खी पालन शुरू किया। शहद बनाने के लिए 100 बक्से लिए। एक डिब्बे से 50 से 60 किलो शहद तैयार हो जाता है और 100 बक्से से करीब 60 कुंटल शहद मिल जाता है, जो 100 से 300 रुपए किलो तक बिक जाता है। उस हिसाब से 100 डिब्बों पर 4 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। एक बॉक्स से कितना शहद आपको मिल जाता है 1 साल के अंदर, और 100 बॉक्सेस से कितना शहद आपको मिल जाएगा? सर, एक बॉक्स से हमारा 5 महीने का सीजन होता है। हाँ। नवंबर से शुरू होगा सर। जहाँ पर अर्ली सरसों की बुआई होगी वहीं से शुरू करेंगे, और हमको 5 महीने में एक बॉक्स से 50 किलो से लेकर 80 किलो तक शहद मिल जाएगा। अच्छा, और 100 बॉक्स से
और 100 बॉक्स से सर मिनिमम आप जोड़ लीजिए 60 किलो के रेशियो से जोड़ लीजिए तो 600 कुंटल हो गए सर। 600 कुंटल शहद आपको सब मिल गए। किस रेट बिकता है शहद आपका? सर शहद मेरा जब बहुत कम से कम रेट बिकेगा तो भी 100 रुपए किलो से कम नहीं बिकना है सर। अच्छा जी 125 रुपए 150 रुपए फुटकर में सर 300 रुपए किलो 250 रुपए किलो हम बेच देते हैं जी। तो साल की कितनी कमाई होगी उस हिसाब से? सर साल की कमाई तो हमारी कम से कम नहीं कुछ होगी तो भी 4 लाख रुपए तक मैं बचा लूंगा सर। 100 बॉक्स तैयार करने में जितनी लागत आई उसका 50% सरकार से मिला। 100 डिब्बे लगाने के लिए 88,000 की आर्थिक मदद मिली। रामाधार जी कहते हैं मधुमक्खी के बक्से इनकी किस्मत के बक्से बनकर आए हैं। डब्बे लगाए कैसे बॉक्सेस आपने? सर बॉक्स लगाए मैंने सरकार के सहयोग से। सरकार ने मुझे 100 बॉक्स लगाने के लिए उसने 50% अनुदान दिया और इसलिए मैंने 100 बॉक्स लगाया। इस समय लगभग हमारे पास 125-26 बॉक्स हो गए हैं सर। अच्छा 100 आपने लगाए थे और जी हाँ 25-26 बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं सर। तो कितनी लागत आई इसकी 100 बॉक्सेस पे और आपने कितना लगाया था? और सर देखिए गवर्नमेंट से तो मुझे 88,000 रुपये मिले थे। अच्छा और मैंने इस समय तक समझ लीजिए कि लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर ही पूंजी अपने पास से लगा चुका हूँ। मेरा परिवार बहुत खुशहाल है और मैं भी बहुत खुशहाल हूँ इस काम को करके। अच्छा। मैं और इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। मधुमक्खी के बक्सों से एक महीने में 50,000 तक की कमाई। आज रामाधार बेहद खुश हैं और परिवार की हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते हैं। इनकी जिंदगी में अब खुशियों का शहद तेजी से घुलने लगा है। रामाधार ने उन लोगों के लिए एक बेहतरीन नजीर पेश की है जिनके पास या तो जमीन कम है या जमीन बिल्कुल नहीं है। वैसे तो कुशीनगर गन्ना बेल्ट कहलाती है लेकिन दिनेश कुशवाहा यहाँ कुछ अलग कर रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं। हरे भरे केले, एक एक गुच्छे में दर्जनों केले और हर केले को बारीकी से देखते हैं दिनेश कुशवाहा। गन्ना बेल्ट में केले की खेती जोखिम भरी थी लेकिन दिनेश कुशवाहा कुछ अलग करना चाहते थे। इसकी बड़ी वजह है गन्ने के पेमेंट में देरी होना। दिनेश जी ये बताइए कि ये तो गन्ना की बेल्ट है, यहाँ किसान गन्ना करता है, तो आपने गन्ना क्यों नहीं उगाया? आप क्यों केले की तरफ रुक कर गए? सर हमने गन्ना इसने नहीं लगा पाया। जैसे कि हम लोग केला लगाते हैं तो उसमें जो फल उगता है उसको हम बाजार में स्वयं चाहे व्यापारी द्वारा बेच सकते हैं और हमको तत्काल पैसा मिल जाएगा। और गन्ना लगाएंगे मिल पे ले जाएंगे तो हमको थोड़ा लेट लगेगा, पैसा समय से नहीं हमको मिलता है। केले का पैसा फौरन मिल जाता है, इसलिए दिनेश ने केले की खेती को अपनाया। 1 हेक्टेयर में केले के पौधे लगाए जिससे पहली बार में ही 2.5 लाख से ज्यादा का मुनाफा हो गया। केला 500 से 1200 रुपए कुंतल तक बिक जाता है। दिनेश की इस सोच को एक मदद मिली। केले लगाने के लिए 30,000 की लागत के 2050 केले के पौधे सरकार की ओर से मिले। 1 हेक्टेयर में अगर आप गन्ना लगाते हैं और उसी 1 हेक्टेयर में आपने केला लगाया तो दोनों के लाभ में अंतर है क्या? जी सर। क्या लाभ में अंतर है? केला हमको अगर अच्छा लग जाता है अच्छा पैसा मिल जाएगा और वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब गन्ना उतने ही में कम पैसा देगा आपको? जी सर। केला ज्यादा देगा? जी सर। तो आपने कितना केला कैसे लगाया और जो है आपको कितनी कमाई हुई? हमको सरकार द्वारा 2050 पौधा 30,000 रुपए की 1 हेक्टेयर के लिए मिला। आप बता रहे हैं कि जो है 30,000 रुपए तक का 2050 आपको पौधा मिला। जी उससे सर। कुछ आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता? आपको लगता है कि जो है मैं तो खुद भी लगा सकता था? नहीं सर, फायदा बहुत मिलता है कृषि विभाग से। कृषि विभाग से सरकार भी द्वारा हमको बहुत फायदा मिलता है। जो इसमें अनुदान भी आएगी तो हमारे ही खाते में ही जाएगी। अच्छा। जो अनुदान मिलेगा तो हमारे ही खाते में जाएगा, उससे फायदा भी हमको है। अच्छा अगर सरकार के द्वारा हम बीज बोएंगे तो अच्छा हमको कीमत अच्छा फायदा होगा, फसल अच्छा कीमत हमको मिलेगी। दिनेश चाहते हैं केले की खेती को आगे और बढ़ाया जा सके क्योंकि कम वक्त में ज्यादा मुनाफा है। सबसे खास बात ये कि मंडी में केले को ले जाना नहीं पड़ता, खुद कारोबारी इनके पास से केले लेने पहुंचते हैं।
तो इसका बाजार आपको कहाँ मिलता है? व्यापारी आप तक खुद आता है या आप व्यापारी तक जाते हैं? व्यापारी जैसे हम लोग फोन कर देते हैं या व्यापारी पता लगा लेता है कि कहाँ केला कैसा है, उसके हिसाब से वो चला जाता है और उसका रेट देखकर, उसका केला देखकर वो दाम लगा देता है। कैसा एक केला इतने रुपए का, एक केला इतने रुपए का है, जिसके वो काट कर खुद ले आता है, जिस हमको उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। यानी दिनेश को सही सोच और वक्त पर मदद ने जिंदगी आराम से जीने का जरिया दे दिया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे पांडे जी से जो कुछ जुदा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं पांडे जी की। पांडे जी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सामान्य किसान जितनी जमीन पर पैदा करके मुनाफा कमाता है, पांडे जी उतनी ही जमीन पर 4 गुना पैदावार करके 4 गुना कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं पांडे जी, देखते हैं। नीले आसमान के नीचे सफेद शामियाना और उसमें हरी भरी भिंडी। हालांकि भिंडी की फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। जब वो तैयार होगी तो मुनाफा कितना ज्यादा होगा, इसका अंदाजा प्रवीण पांडे को अच्छी तरह से है। कैसे आपको जहन में आया कि पॉली हाउस लगाना है और जो है कुछ और करना है? वैसे तो हम लोग अभी तक न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनलों पे देखते थे कि पॉली हाउस में किसान जो है कि खेती कर रहा है, कायदे से अच्छा लाभ हो रहा है, तो हम लोग उसको देख के यहाँ भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने में लगा ये? कितना पैसा आपने लगाया? कुल कितना पैसा लगा इसमें और आपका क्या अंश था? स्ट्रक्चर बनवाने में कुल 7,10,000 रुपया लगा, जिसमें 50% हम लोग को सब्सिडी मिली सरकार की तरफ से। पारंपरिक खेती से 4 गुना मुनाफा पॉली हाउस लगाने भर से ऐसा होने लगा। इतना ही नहीं, इस पॉली हाउस को लगाने के लिए 50% सब्सिडी भी मिली। इस पॉली हाउस का सबसे बड़ा फायदा है कि कभी भी किसी भी मौसम की सब्जियां यहाँ उगाई जा सकती हैं। एक फसल हम टमाटर का ले चुके हैं, 3 महीने में हमको करीब 30-35 हजार रुपए मिला। अच्छा। और इसके बाद हम इस समय भिंडी लगाए हुए हैं, जो दिसंबर से लेके और मार्च तक निकलेगा, और भिंडी का रेट मार्केट में अच्छा रहेगा तो अच्छा लाभ होगा। इसमें बेमौसमी सब्जी की खेती हम कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जाड़े के दिनों में जो गर्मी की सब्जी है उसको हम इसमें पैदा कर सकते हैं। जैसे आपका टमाटर हुआ, ये भिंडी हुआ, खीरा हुआ, शिमला मिर्च हुआ, इसकी खेती हम कर सकते हैं। जाड़े में गर्मी की सब्जी भिंडी, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, जिससे ज्यादा मुनाफा होता है। इस तरह के पॉली हाउस में रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल बेहद कम होता है, इसलिए स्वाद और गुणवत्ता में पॉली हाउस की सब्जियां बेजोड़ होती हैं, जो बाजार में ज्यादा कीमत पर बिकती हैं। कीटनाशक और रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत कम होता है, और मतलब खुले खेत में जो फसल हम लगाते हैं उससे इसमें कम देना पड़ता है, और उत्पादन उसकी अपेक्षा, खुले खेत की अपेक्षा 2 गुना से 2.5 गुना होता है। प्रवीण पांडे को मुनाफा अच्छा हो रहा है, इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि पूरे 2 एकड़ में पॉली हाउस लगवाएं। एक किसान की बदली हुई जिंदगी के बारे में सोचते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक गांव में हमें कुछ महिलाएं मिली। हमने उनसे जाना कितनी सरकारी योजनाओं की मदद उन तक पहुंची और क्या कुछ फायदा उन्हें हुआ। ये बताइए, सरकार को कई साल हो गए काम करते हुए, आप लोगों तक कुछ पहुंचता है? सरकार कुछ काम वाम कर रही है? हाँ हाँ? कुछ नहीं कर रही है? नहीं सरकार करत अब का चाहिए। लुगा कपड़ा दर दवाई बा, लाभ उठावता है हमनी के। क्या बढ़िया काम कर रही है? और बढ़िया ही होते बाटे, पेंशन मिलता अब का चाहिए। ये सब बढ़ के का चाहिए, पेंशन उठाते हैं, लुगा कपड़ा बा, दर दवाई बा। सरकार खेत बारे नहीं न दी, जितना रही उतना ही न रही, तो पेंशन दी, आवास दी, सब मिलते बा, तो मिलत बढ़ला बा। कैसे निकालती हैं आप लोग पेंशन? पासबुक से।
पासबुक से। खुद जाती निकालने? हाँ, अपने हाथ से निकालते हैं। 500 में क्या होता है, क्या करती हैं आप? 500 में बहुत कुछ दवाई हुई होला, हाँ, लेकिन के तबीयत खराब लोगों के पैसा दिया ना, सुई दवा के बुक से आला 1500 निकाले नहीं जा, जब आला 1500 आला को 2000 आला। किसी भी योजना का मकसद तभी पूरा होगा जब वो सही लोगों तक और सही समय पर पहुंचे, और इसकी तस्दीक खुद वही लोग कर सकते हैं जिनके लिए सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। फिलहाल यूपी यात्रा में कुशीनगर से इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और दिलचस्प कहानियों के साथ किसी और जिले से। नमस्कार।